हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, हम अब चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारा सी टैट, एच टैट एंड एनी अदर एग्जाम्स में ये हमारा आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड, एसिड क्या होता है? हमारा सॉर इन टेस्ट होता है एंड बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। एसिड हमारा ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता होता है, मतलब रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि जो बेस है वो हमारा ब्लू, रेड से ब्लू में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। तो एसिड एंड बेस में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। चैप्टर 2 में जो आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर दे रखा है ना, ये इसी के ही अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसी पर ही बेस बनाया गया है। तो अगर आप अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? देखो, लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर एंड स्टेन ऑफ करी। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई स्टेन लग जाता है किसी भी करी, जैसे कोई करी है उसका स्टेन लग जाता है आपके कपड़े पर, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम उसको साबुन से साफ़ करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है? विच इज़ बेसिक इन नेचर। और स्क्रब्ड करते हैं उस पर जब हम बार बार, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। अच्छा, जब हम उसको बार बार, जैसे अगर हम लोग ध्यान करें कि कोई हमारे कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं किसी चीज़ का, यानी टर्मरिक का लगता है अधिकतर, तो हल्दी का कलर लग जाता है। पहले हमने उसको साबुन से किया तो उसका कलर चेंज हो गया रेडिश ब्राउन में। फिर अगर हम उसको से करते हैं ना ब्रश से, तो फिर कैसा हो जाता है? उसका येलो हो जाता है दोबारा से। ठीक है, व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, वो ये कैसा हो जाता है? ये हमारा कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का। तो वो कैसा होता है? कैसा इंडिकेटर है? वो बेसिक इंडिकेटर है, वो बेस इंडिकेटर है। ठीक है, और लिटमस जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि हमें लाइकेन से ऑब्टेन होता है। वो आप आगे पढ़ेंगे। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये जो पॉइंट इससे पहले जो मैंने बताया है ना, ये टर्मरिक का जो स्टेन लगता है, ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि बताओ आपकी कोई शर्ट है या कोई भी ऐसा क्लॉथ है, उस पे टर्मरिक का स्टेन लगा है, तो बताओ वो कौन सा इंडिकेटर है? तो वो बेसिक इंडिकेटर हो जाता है। आप बार बार उसको साफ करेंगे तो वो कलर उसका येलो अगेन एंड अगेन दिखाई देगा। फिर हम देखते हैं कि सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। तो क्या होता है? ये एसिड एंड बेस है, यानी इनका अगर हम एसिड और बेस अगर हम इनका टेस्ट करें तो मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड एंड फिनोल्फथलीन हमारा कैसे होंगे? बेस होंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड। किससे निकाला गया है? उसको लाइकेन से। लाइकेन क्या है? एक प्लांट है जो थैलोफाइटा से बिलोंग करता है एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है, तो देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, है ना, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं कैसी होती हैं? कुछ ही नेचुरल चीज़ें हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर हमारे कौन से हो जाते हैं? जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, है ना, और जो कलरफुल जो पत्तियाँ होती हैं ना फ्लावर्स की, वो ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं हमारे? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि, अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये भी दे रखा है, हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जेरेनियम, जो इंडिकेट करते हैं किस चीज़ को? एसिड एंड बेस की प्रेजेंस को यहाँ दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को, उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। कॉल्ड की थोड़ी सी ये शायद माई मिस्टेक हो गई है। तो एसिड बेस इंडिकेटर हमारे कौन से हो गए? हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जेरेनियम। ठीक है, ये हमारी एसिड और बेस की प्रेजेंस को दर्शाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे जो ऑडोर चेंजेस होते हैं, यानी जिनमें मतलब स्मेल टाइप की होती है ना, वो एसिडिक और बेसिक इन नेचर होते हैं। ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है, ये एक मिनट, इसका जो कलर है ना मैं चेंज कर लेती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है।
इसमें जो दिखाया है ना, कलर जो इसका चेंज, जैसे कि मैंने बताया इसमें कि जो ऑडियो चेंजेस होते हैं वो एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि वनीला, अनियन, क्लोव, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, हमारी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वनीला, अनियन, क्लोव। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो वनीला, अनियन, क्लोव ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ एसिड और बेस हैं, अगर हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम एसिड है, एसिड को हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई है तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड और मेटल, यानी कोई भी मेटल, तो जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और मेटल कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। ये जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है ना, आप उसमें पढ़ेंगे। तो मेटल को जब हम एसिड से, एसिड हमारे कौन से हो गए, विनेगर हो गया, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, विनेगर और लेमन, है ना, कर्ड भी हमारा एसिड ही होता है। तो ये कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारी क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब हम एसिड या बेस को जब अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है कि यहाँ पे H2 गैस बबल्स हो रही है। ये NCERT पर ही क्वेश्चन बना, मतलब NCERT बुक से ही लिया गया है ये। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं NCERT तो आप ये डायग्राम भी जानते होंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसमें कौन सी साउंड आती है, पॉप साउंड के साथ वो निकलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम है। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, इसी के ही ये बनाया गया है इसी के ऊपर, कि इसमें कुछ पीसेस डाले हैं ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल टेस्ट ट्यूब में। ये जो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रहा है, इसमें ग्रैन्युलेटेड जिंक के कुछ पार्टिकल डाले गए हैं इसमें, ठीक है। जब डाले गए हैं तो क्या हुआ है, अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला गया है, ठीक है। फिर हमने टेस्ट ट्यूब को गर्म किया है। अब देखो रिएक्शन देख लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है प्लस जिंक डाला हुआ है, तो हमारा क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनेगा हमारा, सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है। अब दूसरा है, ये खाली आपको इतना कोई ध्यान नहीं रखना है, खाली आपको बस ये ध्यान रखना है कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो हमारी H2 गैस निकलती है। ये मैंने आपको डायग्राम से समझाने के लिए दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा हम करते हैं कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। अब देखो मेटल कार्बोनेट कौन सा हो गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट, प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अलग होगा। जब हम एसिड कौन सा है हमारा, HCl, यानी सोडियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारी क्या बनी, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर एंड CO2 गैस निकलेगी टेस्ट ट्यूब A में। दो टेस्ट ट्यूब है, देखो ये क्वेश्चन ये ऐसे बनता है, देखो दो टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है। एक में है मेटल कार्बोनेट और एक में है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तब बताइए आपको कि कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हमने HCl यानी एसिड के साथ करवाते हैं, जो मेटल कार्बोनेट है ना, तो मेटल हमारा कौन सा हमने लिया है, सोडियम लिया है, ठीक है। तो सोडियम को यानी सोडियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ करवाया तो हमारी क्या बनी, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस बनेगी हमारी टेस्ट ट्यूब A में। टेस्ट ट्यूब A में हमारी कैसी बनेगी, CO2 गैस बनेगी। ये तो वाला डायग्राम हो गया। फिर ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, ठीक है, दोनों में यही होगा। और अगर हम देखो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसको, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl ही तो बनेगा। ये क्या होता है, सॉल्ट जो हम खाते हैं, नमक खाते हैं, ठीक है। जो इससे पहले मैंने आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ करवाएंगे तो देखो इन दोनों के साथ अगर हम करवाएंगे ना एसिड की रिएक्शन,
एसिड के साथ रिएक्शन तो हमारा क्या निकलेगा, CO2 ही निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, CO2 गैस निकलेगी। दूसरी चीज़ आती है अब हमारी, जो हम बता रहे थे कि HCl को NaOH के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाई है तो इसको सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि हम लोग घर में जो नमक खाते हैं ना वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, NaCl ही होता है वो। ठीक है, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट। और जो सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है वो क्या पाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं सॉइल के डिपोजिशन। एंड इसके जो क्रिस्टल होते हैं, नमक के जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो अधिकतर हमें ब्राउन दिखते हैं। ब्राउन क्यों दिखते हैं, क्योंकि ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। वहाँ पे अगर आपने जो प्राइमरी में EVS में अगर पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे एक तरीके से ब्लॉक बनाए जाते हैं। जो समुद्री पानी होता है ना, वो पानी इकट्ठा किया जाता है और सन की प्रेजेंस में वो पानी जब सूखता है ना तो वो नमक बन जाता है। कुछ इसी तरीके से है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। तो क्या होता है कि जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं, लार्ज क्रिस्टल जाते हैं ना, तो वो ब्राउन कलर के होते हैं कुछ इम्प्योरिटीज़ के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। तो रॉक साल्ट इज माइंडेड लाइक कोल। रॉक साल्ट को हम किससे निकालते हैं, रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल की तरह ही वो होता है। महात्मा गांधी दांडी मार्च जब किया था उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने नमक के पीछे लड़ाई हुई थी वहाँ पे। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है उस स्ट्रगल का, जो महात्मा गांधी ने की थी उस समय की। ये सारा NCERT में ही है, अगर आप को नहीं विश्वास हो रहा है तो आप उठा के देख लेना, सेम टू सेम वही चीज़ आपको मिलेगी। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं CTET में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जो कि आपको कैसे दिखते हैं, ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं ना, जो कैसे होते हैं, विच सीम्स टू बी ड्राई, जिसमें क्या होता है, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड जब हम उस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो वाटर रिमूव्ड हो जाता है और जो क्रिस्टल है वो कैसे हो जाते हैं, यानी जो सॉल्ट है वो कैसा हो जाएगा, वाइट क्रिस्टल में आ जाएगा। ठीक है, जो नमक बनता है ना वो कैसे होता है, नमक कह रही हूँ सॉरी, जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जब हमने उस क्रिस्टल को जब हमने गर्म किया तो वाटर उसमें से निकल गया। जब वाटर निकला तो जो सॉल्ट है वो किस में चेंज हो गया, वाइट में तो चेंज हो गया। जो नमक हमें दिख रहा है वाइट क्रिस्टल में, तो क्या होता है, पानी निकल जाता है उसमें से जब हम उसको गर्म करते हैं और हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी वाइट क्रिस्टल आ जाते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक तरीके से जिप्सम होता है वो। ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम एंड इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। It has fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिप्सम होता है। ठीक है, एंड ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, तो वो 2 होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा है कि इसमें ये बताओ कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर कैसा होता है, तो उनका नंबर होता है फिक्स्ड। और 1 फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, ये चीज़ आप जो है ध्यान रखना, या फिर आप लिख लेना इसको किसी पॉइंट में। ठीक है, अच्छा अब हम देखो जो हमने वहाँ पढ़ी थी ना मेटल कार्बोनेट, अब यहाँ पे दूसरा आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ कर पाएंगे तो देखो इसमें भी CO2 गैस ही निकलेगी। ठीक है, तो वही है कि अगर आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ करवाओ, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ करवाओ, तो आपकी CO2 गैस निकलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, CO2 गैस निकलेगी। H2 गैस कब निकलती है, जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस H2 गैस निकलती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि CO2 गैस को जब हम पास करवा रहे हैं थ्रू लाइम वाटर,
यानी लाइम वाटर के साथ जब हमने CO2 को रिएक्शन करवाई तो हमारी क्या बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ना CaOH का ट्वाइस होता है, ये बराबर में लिखा है ना, नीचे आएगा 2। तो क्या हुआ, जब हम CO2 गैस निकल रही है थ्रू लाइम वाटर के, तो क्या होता है हमारा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस H2O। ये लाइम वाटर का फॉर्मूला दे रखा है। एंड जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाए ना, ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट है तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है हमारा वाटर में। तो क्या हुआ कि CO2 जब गैस निकल रही है, किस में निकल रही है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट को जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारी क्या बनी, क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, दोनों में ही CO2 गैस निकलेगी। अब CO2 गैस जब हम निकल रही है ना, उसी CO2 गैस को जब हमने लाइम वाटर के साथ करवाई रिएक्शन तो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि इनसॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में हमारा इनसॉल्युबल है और वाइट प्रेसिपिटेट होता है। फिर अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर CO2 गैस अधिक मात्रा में निकल रही है, जब CO2 गैस अधिक मात्रा में निकलती है तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी देखो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बना था, उसमें हम पानी भी था, उसमें CO2 भी गैस थी। अब वो CO2 गैस लगातार निकलती चली जा रही है। देखो सबसे पहले हमने लाइम वाटर के साथ ही तो करवाया था, लाइम वाटर के साथ हमने जब हमने CO2 गैस को करवाई तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना जो दिख रहा है आपको, और वाटर, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 के साथ करवाएंगे, यानी CO2 गैस अगर हम अधिक मात्रा में निकल रही है अगर, तो जब हम करवाएंगे रिएक्शन तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो कि सॉल्युबल हो जाएगा पानी में। कैल्शियम कार्बोनेट जो इससे पहले बना था वो वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल था। अब हमारा जब CO2 गैस लगातार निकल रही है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज होकर वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, यानी घुलनशील हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन थी। फिर आता है कि लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लाइमस्टोन भी इसी की तरह होता है, चॉक हो गया, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही पार्ट होते हैं। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये क्या है, अलग अलग फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी इन सब चीज़ों के साथ करवाते हैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम एसिड के साथ करवाते हैं रिएक्शन, है ना। एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारी क्या होती है, CO2 सॉल्ट बनेगा, CO2 एंड वाटर, जो कि इससे पहले अभी हमने पढ़ा है। ये चीज़ें बनती हैं हमारी। CO2 गैस तो निकलती है, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट अगर आ रहा है एसिड के साथ तो हमारी CO2 गैस निकलेगी। और अगर एसिड के साथ मेटल आ रहा है तो सॉल्ट तो बनेगा ही, वहाँ निकलेगी H2 गैस। ये चीज़ ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एसिड बेस एक दूसरे से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जब एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनेगा यहाँ पे और वाटर बनता है। ये चीज़ आप ना याद रखना कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। अब एसिड तो खट्टी चीज़ें हो गई, बेस कैसी होती हैं हमारी, बिटर चीज़ें हो जाती हैं। मेटल हार्ड होता है और जो नॉन मेटल है वो हार्ड नहीं होगा, है ना ही वो सॉफ्ट होगा। नॉन मेटल वो हमारा कैसा होगा, या तो गैसेस फॉर्म में होता है या फिर हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ये चीज़ होती है, ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर एसिड बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ होती है मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड, यानी मेटालिक ऑक्साइड्स को जब हम एसिड के साथ करवाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, है ना, मेटालिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं बताइए। तो मेटालिक ऑक्साइड जैसे अगर आप देखो स्मॉल अमाउंट का आपने कॉपर ऑक्साइड लिया है CuO एक बीकर में लिया और उसमें आपने HCl, ठीक है, ऐड कर दिया। HCl क्या एसिड है, तो HCl एसिड आपने ऐड करा, कॉपर ऑक्साइड है।
तो आप क्या नोटिस करोगे, जो कलर होता है ना सॉल्यूशन वो कैसा हो जाएगा। देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को आपने CuO को HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, उसमें जो सॉल्यूशन होगा ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन एंड द कॉपर ऑक्साइड वहाँ डिजॉल्व हो जाएगा, और जो ब्लू ग्रीन है वो क्या होगा, कॉपर क्लोराइड का होगा फॉर्मेशन, कॉपर क्लोराइड का होगा फॉर्मेशन, यानी CuO प्लस HCl, तो CuCl2 बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड CuO और H2O निकल जाएगा बाहर। तो जो ब्लू ग्रीन हमारा किसका कलर होता है, कॉपर क्लोराइड का कलर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि ब्लू ग्रीन कौन सा कलर होता है, कॉपर क्लोराइड का होता है। और कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन से ही इसका कलर कैसा आया है, ब्लू ग्रीन आया है, और कॉपर ऑक्साइड हमारा डिजोल्व हो गया है HCl के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स यानी मेटल हमने कौन सा लिया है, कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड्स हो गया। तो एसिड के मेटालिक ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनेगा। हमने कॉपर लिया है ना, तो कॉपर क्लोराइड ही बनेगा, ब्लू ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन किसका कलर होता है, हमारा कॉपर क्लोराइड का, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे कि ये मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर बना, ठीक है। देखो सॉल्ट प्लस वाटर तो सभी में ही बन रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में इसमें क्या ले लिया है, CO2 ले लिया है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। महा मेटालिक ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बेस है, और नॉन मेटालिक हमारा कार्बन, कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, तो इसलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, CO2 लिया है नॉन मेटालिक ऑक्साइड में, और बेस हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, जब हमने इसको रिएक्ट करी CO2 के साथ तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। अब देखो पानी में जब हम एसिड डालते हैं ना तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि रेन वाटर होता है, रेन वाटर में तो नहीं बस आप इतना दे, एसिड जैसे कि एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगी, वहाँ कर सकती है, वहाँ पे कर देती है एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड सॉल्यूशन जो होता है ना पानी में, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे फ्री रेडिकल जो है प्रेजेंट हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, ये अब मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ आपको, जो जो मैं बता रही हूँ इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आप याद रखिएगा। वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज एल्कोहल सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एसिड कंटेन आयन, देखो एसिड में क्या होता है, आयन होता है, कैटायन एंड एनायन, फ्री रेडिकल होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, एसिड रेन, ठीक है। ऐसे अगर आप जैसे कि पानी है, पानी में अगर आप नींबू डाल दो ना, नींबू मतलब उसकी ड्रॉप्स वगैरह, और उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे ना तो हो जाएगी, क्योंकि एसिड कंटेन आयंस, कैटायन एंड एनायन। इसका एक डायग्राम भी था, वो शायद यहाँ पे है नहीं, NCERT में दे रखा है कि अगर हम इसका एक एक्सपेरिमेंट है, कैसे करते हैं वो हम घर पे भी कर सकते हैं, वो तो देखना आप, अगर NCERT बुक हो आपके पास 10th क्लास की, उसमें दे रखा है सब कुछ। और वैसे भी ये आपका TGT साइंस जो है, चाहे HTET है, चाहे आपका CTET है, ये सब आपको 10th तक का तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए ये जो मैं बता रही हूँ ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑल बेसिस, देखो एसिड तो डिजोल्व हो जाता है, बट बेसिस क्या होता है, पानी में डिजोल्व नहीं होता है। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। देखो बेस डिजोल्व नहीं होगा पानी में, एल्कली जो होता है ना वो एक बेस होती है, बेस होता है एल्कली जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, और कैसा होता है, सोपी होता है, टच करने पर हमें सोपी जैसा लगेगा, थोड़ा सा बिटर भी होगा एंड कोरोसिव होगा, जंक लगी हुई होती है उसमें, ठीक है। तो यही इतना मैं अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आया हो तो बताइएगा। इसके आगे अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे पीएच वैल्यू, उसके आगे हम बताएंगे पीएच वैल्यू है
इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आया है तो आप बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा आपको ये चैप्टर। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे अब हम कल करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम एंड करते हैं इस चैप्टर को, इसके आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।